देयर इज अ सेइंग, यू आर व्हाट यू ईट। यानी आप जो खाते हैं वही तय करता है कि आपकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस या हेल्थ कैसी होगी। और जब बात डाइट की हो तो वो न्यूट्रिशन के बिना अधूरी है, और बात जब न्यूट्रिशन की हो तो वो ईशी खोसला के नाम के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो आज हम अपने इस शो में बात करेंगे देश की टॉप न्यूट्रिशनिस्ट ईशी खोसला जी से कि किस तरीके से हम अपनी डाइट में थोड़े बदलाव करके, थोड़ा डाइट को बेहतर करके अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। ईशी खोसला जी, आपका स्वागत है हेल्थ ओपीडी के चैट विद एक्सपर्ट शो में। थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी। मैम, चूँकि बात डाइट की है तो हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेसिक सवाल से, क्योंकि हम लोग का जो एक स्टेपल फूड होता है या हमारी जो बेसिक डाइट है उसके अंदर कहीं ना कहीं गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्टिकुलरली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गेहूँ के बिना जो सर्वाइवल है वो हमारे रूटीन का नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है कि गेहूँ जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ भी जो है वो एलर्जी क्रिएट कर सकती है, या फिर गेहूँ के अलावा कोई और जो फूड आइटम है या कोई और अनाज है वो कोई एलर्जी हमारे अंदर पैदा कर सकता है? प्रियंका, ये बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि इसके बारे में आजकल जागरूकता काफ़ी हो गई है और कन्फ्यूजन भी काफ़ी है। तो गेहूँ जो है एक बहुत पुराना अनाज है, मतलब हमारे शास्त्रों में भी उसके बारे में लिखा गया है। और अनाज जो होते हैं वो बहुत मतलब इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डाइट बनते हैं, क्योंकि जो स्टेपल होता है उसके अराउंड ही सब कुछ, जैसे दाल रोटी सब्ज़ी। इंडिया में तो खासकर रोटी नहीं खाई तो खाना नहीं खाया। तो इसका एक बहुत अहम और इंटेग्रल वो है, रोल है और प्लेस इन आवर डाइट। और जो ट्रेडिशनल डाइट्स थी उनमें ये, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की एक सूत्र है फॉर एवरेज पीपल, तो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी सोर्स भी है ये। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग देयर because of the fact that it is traditional, it was also giving us a lot of energy and nutrients etc. लेकिन it's not all that simple, क्योंकि 100 साल पहले के करीब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये पता किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ लोग जो ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो हैं ग्रो नहीं कर रहे, कई को दस्त लगते हैं और पेट फूला हुआ है, स्टंटिंग है। तो ये सब जब गेहूँ हटाते हैं उनकी डाइट से तो ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, और जब वापस खाते हैं तो फिर बीमार पड़ते हैं। तो ये एसोसिएशन से ये बीमारी की जांच करी गई कि अंतड़ियाँ बिगड़ती हैं कई बच्चों में जो गेहूँ खाते हैं। मैम, ये स्टडीज़ इंडिया में हुई है या इंडिया से बाहर? ये पर्टिकुलर तो बाहर ही हुई थी, बट मैं इतना ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च इंडिया में नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशंस तो ज़रूर थी, बट दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड. We see people talking about it, but certainly there are doctors who have, actually been associated with the naming of this disease called celiac disease. And celiac disease का जो वर्ड आया था वो कोयलैक से आया था। कोयलैक इंटेस्टाइन्स को कहते हैं, सो द सफरिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स, तो उसका ये वर्ड सीलियाक उसके हिसाब से बना। और इसमें ये देखते थे कि जैसे गेहूँ हटाई तो ये बच्चा एकदम नॉर्मल है और उसकी ग्रोथ भी ठीक है। तो करते 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 ये इलाज चला कि गेहूँ को हटा के ये इलाज एक तरीके से इनका खाना ही एक इनकी दवाई बन गई, इसमें कोई दवाई नहीं थी। अब धीरे धीरे ये देखा गया कि ये खाली बच्चों तक सीमित नहीं है और ये खाली ग्रोथ से सीमित नहीं है, ये खाली पेट से सीमित नहीं है। मतलब कि कई लोगों को कई बार सिम्टम्स ही नहीं है और ये प्रॉब्लम पाई गई है इन सम अदर वे, जिसको जैसे कोई एलर्जी स्किन की निकल आई, और ये मिड लाइफ में भी हो रही है और 90 इयर्स तक इसका स्पेक्ट्रम जाता है कि आपको डायग्नोज शायद लेट हुई या सिम्टम्स लेट आए, तो इसका स्पेक्ट्रम फ्रॉम 9 मंथ्स टू 90 इयर्स तक हो गया। तो लक्षण भी बदलते गए कि भाई जिसको जॉइंट पेन्स हैं उसको भी हो सकता है, जिसके बाल उतर रहे हैं उसको भी हो सकता है, जिसका अस्थमा है उसको भी हो सकता है, जिसको हड्डियां कमज़ोर हैं, जिसकी और कोई लक्षण नहीं है, पेट के लक्षण नहीं हैं, लेकिन हड्डियां कमज़ोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है या अनीमिया का एक कारण, तो इसके फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स जब पता चले तब इसको एक नया इसकी एक अवेयरनेस आई, तो डायग्नोस इसका फिर अच्छा होने लगा, बेटर होने लगा। उस समय से लेके इसके जो टेस्टिंग वो भी थे वो भी इम्प्रूव होते गए, तो लोगों को ये जागरूकता आई
और ये सब बहुत पुरानी बात नहीं है प्रियंका, ये दिस इज़ ओनली एज ऑफ 15-20 ईयर्स एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग बिकॉज स्टिल मेडिकल प्रोफेशनल्स are not aware that it can be so diverse in its manifestations. इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम मल्टी सिम्टम डिसऑर्डर। सिम्टम्स भी कोई भी हो सकते हैं, कभी सिम्टम ना भी हो, और मल्टी सिस्टम के एक से लेके अनेक ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये गेहूं का ही एक डैमेज था, तो सीलियाक डिजीज़ का एक बहुत बड़ा सा स्पेक्ट्रम सा बन गया। अब एक और नया रूप, क्योंकि और एक था जिसको बोलते हैं वीट एलर्जी, वो इससे थोड़ा सा हटके है, जिन लोगों को बहुत अक्यूट एकदम सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि सीलियाक डिजीज़ के जो लक्षण हैं वो यूजुअली धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन इसमें जैसे हमारा वायरस है, कोरोना वायरस के एक अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो इसी तरह जैसे लोगों को या तो कफिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, रैश आ गया, वॉमिटिंग हो गई या डायरिया हो गया, इस किस्म का वो उसको एलर्जी की कैटेगरी में करते हैं। वो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं उस कैटेगरी में, लेकिन वो एक अलग एंटिटी है। और अब एक नई एंटिटी जिसको नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी कहते हैं, जिसमें ये जो डैमेज है अंतड़ियों का वो थोड़ा फ़र्क है। उसको एक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, लीकी गट कहते हैं, और उसमें चीज़ें जो सीलियाक डिजीज़ में होती हैं वो ही हैं, मतलब मैल अब्जॉर्प्शन है, अनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, लक्षण कहीं से भी हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स के हों, बाहर हों, एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी हो सकता है, और उसका भी कोई एज लिमिटेशन नहीं है, तो उसको नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो वो एक बहुत नई एंटिटी है, और ये ज़्यादातर हम ये इसको एक आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड और मॉडर्न वीट रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये भी एक नया किस्म का एक डैमेज हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ वीट। सो एंड दिस इज़ आई थिंक अफेक्टिंग मोर पीपल दैन सीलियाक डिजीज़, बिकॉज सीलियाक डिजीज़ का जो प्रेवलेंस है रफली 1% ग्लोबली, कहीं में थोड़ा ज़्यादा है, कहीं में थोड़ा कम है। जापान वगैरह में है ही नहीं, हार्डली देयर इज़ नो सीलियाक डिजीज़ देयर, बिकॉज ये लोग खाते नहीं हैं वीट, तो उनका प्रेवलेंस ज़ाहिर है कि कम है, लेकिन ग्लोबल एवरेज 1% है। लेकिन जो नई वाली जो नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में डायग्नोज हो रही है। What was the third one that we were discussing? वीट एलर्जी, सीलियाक डिजीज़ एंड नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी, बट उसमें मैनेजमेंट ऑफ सीलियाक डिजीज़ एंड नॉन सीलियाक वीट सेंसिटिविटी इज़ द सेम। Celiac is by birth. सीलियाक इज़ बाय बर्थ। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीलिएक है या फिर इंटॉलरेंस है, क्योंकि सिम्टम्स भी आप बता रहे हैं मोर और लेस सेम है। ये एक अच्छा सवाल है। सीलियाक डिजीज़ जो होती है यू आर बॉर्न विद इट, लेकिन उसकी जो डैमेज या लक्षण है वो कभी भी सामने आ सकते हैं। इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर and the damage of the intestines works as though the intestines have been flattened. जो विलाय होते हैं intestines के वो बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं, जिससे जो खाने की जो absorption surfaces हैं वो कामयाब नहीं है। जैसे एक कारपेट है, कारपेट के ऊपर छोटे छोटे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें नीचे तो वो फाइबर्स दिखते हैं, और आँख से भी देखें तो दिखते हैं छोटे छोटे फाइबर्स, जो तो वो लिटरली हमारे इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, तो वही खाना अब्जॉर्ब करते हैं। और ये जब इनको हम शैग्स भी कहते हैं, तो ये शैग्स जो हैं कारपेट के, जब ये फ्लैट हो जाते हैं, शैग्स नहीं रहते, तो खाना ज़ाहिर है कि अब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो खाने का मतलब विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब फिर कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं, और यही स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ ऑल द डिजीज़ जो हम देख रहे हैं आजकल, जैसे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं। लिटरली अब जो डिजीज़ हम मान के चलिए 300 डिजीज़ हम आजकल वो कहते हैं, तो ये इसी से एक्सप्लेन होती हैं, यहीं से शुरू होती हैं। तो और नॉन सीलियाक का जो तो डायग्नोज ये होता है बाय ब्लड टेस्ट एंड बाय अ एंडोस्कोपिक बायोप्सी। तो ये वो जब डालते हैं कैमरा अंदर इंटेस्टाइन में, तो ये डैमेज देखते हैं तो कंफर्म होता है कि ये सीलियाक है, और दोनों कोरिलेशन होते हैं, प्लस क्लिनिकल कोरिलेशन भी होता है। कई लोग का ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, लेकिन सिम्टम तो लग रहे हैं, तो फिर वो एलिमिनेट करते हैं गेहूँ कुछ देर के लिए, 8 हफ्ते के लिए, और फिर री इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट है। तो चैलेंज टेस्ट इसको कहते हैं, करेक्ट या। और
नॉन सीलियाक के जो टेस्ट हैं वो अभी इतने रिफाइंड नहीं हुए, इसलिए इसका डायग्नोसिस भी थोड़ा सा वीक रहता है, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कई लोग मानते हैं है नहीं, कई लोग कहते हैं है ही नहीं। तो इस तरीके से इस मतलब इसके फूड इंटॉलरेंस डिलेड आईजीजी टेस्टिंग होती है, तो वो एक उसका ब्लड टेस्ट है, और बाकी वही चैलेंज टेस्ट है, उससे आपको पता चल जाता है। और मार्कर्स और भी हैं जो इस प्रोग्राम में मैं नहीं बता सकती, लेकिन टिपिकली ये सिचुएशन है कि नॉन सीलियाक के सेंसिटिविटी कि टेस्टिंग थोड़ी सी अभी इतनी रिफाइंड नहीं है, लेकिन है और उसको करानी चाहिए जब भी डाउट हो तो नॉर्मली वैसे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जो हमारी दादी माँ ने खाया है, नानी माँ ने खाया है, तो हमें उस तरह का खाना खाना चाहिए। तो फिर ये जो वक्त के साथ जो तब्दीली आई है, जो गेहूँ के साथ पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें, तो वो क्यों, किस किस वजह से आई है? जो तो बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे हमारे खाते थे लोग ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमको वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर लाइफस्टाइल। अगर वो लोग इतना कैलोरीज, हाई कैलोरी फूड पचा सकते थे क्योंकि उनका एक्टिव लाइफस्टाइल था, और हमारा इतना नहीं है, तो वो उसको इन कॉन्टेक्स्ट अगर हम उसको अडेप्ट करें तो बहुत वैल्यूबल है। लेकिन प्रियंका, ये है कि खाना भी वो नहीं रहा है ना। जब खाना ही बदल गया और हमारी बॉडीज़ भी बदल गई, तो थोड़ा बहुत फिर चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि जो गेहूँ हमारे एंसेस्टर्स खाते थे वो हम नहीं खा रहे। तो अगर मान लीजिए किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं, पहले तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बता पाएँ कि कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि आप ये जज कर पाएँ कि आपको गेहूँ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और इन केस अगर कोई सिम्टम नहीं है तो फिर तब भी हमें इतना सीरियस लेना चाहिए, या फिर तब इसको नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए? तो लक्षण तो बहुत डाइवर्स हैं, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप इनको थोड़ा डिवाइड करें, तो न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी, जिसको अनीमिया कहते हैं, खून की कमी कहते हैं, या कुछ और विटामिन्स की कमी है ब्लड में, तो एक इसके तरफ पॉइंट जाता है कि बिना वजह अनएक्सप्लेन्ड अगर ये है। दूसरा, आपका वज़न, अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो वेट पुट ऑन करने के लिए और नहीं हो रहा, या आप लूज़ करने के लिए, तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं बॉडी में ये प्रॉब्लम है। एंड यूजुअली आई एम सेइंग कि जब रूटीन की चीज़ें, जब नॉर्मल मेजर्स फेल हो जाएं, जब आपने डाइट भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, घूम भी लिया, तो कुछ नहीं हो रहा, या उतना असर नहीं आ रहा, या पेट अंदर नहीं जा रहा, कहीं ब्लोटिंग है जैसे आपने बोला, और आपको गेहूँ छोड़ के या अनाज छोड़ के फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी सस्पिशन बनता है। अब रही बात जनरल वेलबींग की, मतलब स्टेमिना, एनर्जी, सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, ये जब कम हो, और वो हम देख रहे हैं कि आजकल मतलब एवरेज जो इंसान आता है वो कंप्लेन यही करता है कि मेरे को तो बहुत थकावट हो जाती है, मैं सुबह तो ठीक उठता हूँ, शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, या मैं सुबह उठ ही नहीं पाता, मेरे को बहुत टाइम लगता है उठने में। तो इस किस्म की अनएक्सप्लेन्ड फटीग या अनयूजुअल रीज़न से, और यूजुअली क्या होता है, लोग अपने आप ना इसको एक अपना ही गलती मानते हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या मैं हॉलीडे के लिए नहीं गया, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, काम मेरा ऐसा है, बहुत एनर्जी लग जाती है। तो जब आपको अगर ये लगता है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको ठीक करिए, और उसके बावजूद भी अगर आपको एनर्जी में कमी लग रही है, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन्स में आंसर्स मिलेंगे। और ये उसके साथ अगर आउटडोर देखें, आउटडोर मीन्स एक्सटर्नल जो हमारे प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने बोला स्किन का, हेयर का, अपने नाखून का, तो दांत का, या मुंह में छाले होना, ये चीज़ें जो हैं, ये एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी है। उसके साथ साथ, और आजकल ये हम बच्चों में देख रहे हैं, इतने पेरेंट्स आ रहे हैं कि उसके गोल 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 बाल ही नहीं है बच्चे के, निकल रहे हैं, और फिर उनकी डाइट में अब तब्दीली करो और वो ठीक हो जाते हैं। तो हम तब्दीली की मतलब लिटरली नॉट टॉकिंग ऑफ मेडिसिन, बस खाने पीने का ही, न्यूट्रिशन ही देखा, थोड़ा बहुत ठीक किया, खाने गेहूँ हटाई, और ये ठीक हो जाते हैं बच्चे। तो बहुत जल्दी चश्मा लगना, बहुत ज़्यादा नंबर होना, ये सब इंडिकेटर्स हैं न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी के। और बच्चों की बात कर रहे हैं या बड़ों की भी बात करें, तो इसकी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा दिमाग घूमना, काबू नहीं आना, फोकस नहीं कर पाना, ADD, ADHD, ये सब इसके एक लक्षण है। और एक
एंग्जाइटी, पैनिक, बहुत जल्दी हो जाना, बिना वजह के आपको स्ट्रेस रहता है, या आप बहुत चिड़चिड़े हो गए, इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, वो भी एक, जब एनर्जी नहीं है तो फिर इरिटेबिलिटी तो आती है। तो एक नेचर का भी एक फ़र्क हो जाता है। दैट दीज आर ऑल साइंस। एंड इसके अलावा जो है, अगर आप देखें तो आपको अगर खाना पचाने में दिक्कत आ रही है, आपको क्रॉनिक सारा में, तो इनफैक्ट एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो इतना भयानक रूप ले लिया है एसिडिटी ने, तो बच्चों का, यंगस्टर्स में भी, तो जैसे कोई कहता है कि वो पिंक बॉटल जो है ना, वो सबकी डाइनिंग टेबल पे आजकल एक बन गई है परमानेंट फिक्सचर। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले तो नहीं होता था ऐसे। तो ये एक इसकी एक इंडिकेशन है कि कहीं खाना पीना ठीक नहीं है आपका। तो और कई लोग मोस्टली क्या करते हैं कि खाने के बजाय वो बस इसको लिया, दवाई ली और चलते बने। तो फिर वो दवाइयाँ भी अंदर एक हद तक ही काम करती हैं, फिर नया प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, फिर एक और दवाई मिलती है, फिर एक और, तो उस तरह ये बढ़ता ही चला जाता है। फिर एंडोस्कोपी हो जाती है। तो खाने पीने पे एसोसिएशन लोग नहीं करते, ना डॉक्टर्स करते हैं ज़्यादा इसमें। वो यही होता है कि भाई फ्राइड बंद करो और ये बाहर का मत खाओ और ये सब। तो एक ये है। बाकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी इरेगुलर बाउल मूवमेंट, IBS जो कहते हैं, और जो आपकी फ्रीक्वेंट मोशन, अगर खाना खाया तो बाहर भागना है, तो ये सब लक्षण है। पेट फूलना, ब्लोटिंग तो है ही, फ्लैटुलेंस। तो डाइजेस्टिव सिम्टम्स तो बहुत टिपिकल हैं। कई लोगों को नौजिया रहता है, उल्टी भी आती है, पर वो दे स्टार्ट लिविंग विद इट। अभी भी एक पेशेंट थी मेरी 55 साल की, वो उसको 30 साल की उम्र से आफ्टर हर प्रेगनेंसीज उसको नौजिया रहता है, वॉमिटिंग रहती है, उसकी लाइफ में एक परमानेंट फीचर है। और बस 2 हफ्ते में उसके सारे सिम्टम्स गायब हैं, जो वॉमिटिंग होती थी बंद है। तो पीपल लर्न टू लिव विद इट, बट दे डोंट रियलाइज़ कि आंसर आपका खाने पीने में ही है। तो डाइजेस्टिव सिम्टम्स तो हैं ही, बाकी एस्थमा है, जोड़ों में दर्द है, बाकी अपना जो आप मतलब लिटरली यू कैन से एवरी डिजीज़। नाउ रिसर्चर्स हैव एक्चुअली सेड दैट एवरी डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू अ लीकी गट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। Almost 300 conditions are related to the leaky gut and they come under different names, चाहे डायबिटीज़ बोलें, चाहे हार्ट डिजीज़ बोलें, चाहे आप हाइपरटेंशन बोलें, चाहे आप एस्थमा ले लें, चाहे जोड़ों में दर्द, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थायराइड की प्रॉब्लम। हाँ, जिसको थायराइड की मतलब जिसको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम इस्टेब्लिश हो चुकी है, चाहे वो MS है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो स्किन का एक्जिमा है, सोरासिस है, कुछ भी, तो इसमें गेहूं का बहुत बड़ा हाथ होता है टू क्रिएट द लीकी गट। और बच्चों में तो हम टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप जो कॉन्जेनिटल थायराइड है, अब तो मैं कॉन्जेनिटल आर्थराइटिस भी देख रही हूँ। तो बहुत तो इट इज़ अ ह्यूज स्पेक्ट्रम। तो एक चीज़, तो आपका ये सवाल था कि जिसको ये सब नहीं है, जो फिट है, वो एक्चुअली बहुत कम लोग मुझे दिखते हैं। तो उनको मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी सीलियाक डिजीज़ की, डायग्नोज है कोई जिसको, तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को डेफिनेटली गेहूं से शिकायत है, तो उसकी जांच ज़रूर कराएं। और जो वैसे जनरली स्वस्थ हैं, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी बच्चे को है लेकिन हमें कुछ नहीं है, तो जांच ज़रूर करानी चाहिए। सीलियाक डिजीज़ का 10% चांस होता है, और बाकी नॉन सीलियाक तो वो ज़रूर हैं, उनको गेहूं से आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम उनसे ज़्यादा बात करते हैं तो दूसरा बच्चा भी अगर सिबलिंग होता है तो उसको भी ज़रूर कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं। तो देन इट इज़ अ हाउस होल्ड विच इज़ डिमांड्स अ ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल। एंड एक हमने बात नहीं करी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, एपिलेप्सी जिनको है, या और भी पार्किंसंस है, या ऐसे कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं न्यूरोलॉजिकली, वो भी एक इससे कनेक्टेड है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हैं। और अब तो ऑटिज़म के साथ आप देखिए बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इसका, क्योंकि ऑटिस्टिक जो डेटा है वो इतनी तेज़ी से ऑटिज़म बढ़ रहा है। इन द लास्ट 20 ईयर्स 1 in 20,000 था, और अभी 1 in 59 है इसका। इवन इन इंडिया इट इज़ क्लोज टू दिस फिगर, विच मीन्स ऑटिज़म बहुत बढ़ गया। इट्स अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब इसका जो इलाज है वो एक ग्लूटेन फ्री और मिल्क फ्री डाइट ही है, और उससे वो बच्चा मतलब गट हेल्थ को ठीक करके बच्चा ठीक हो जाता है, या काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है। तो ये पॉइंटर्स हैं कि हमारे को
इसमें बहुत अवेयरनेस लानी है इसकी एसोसिएशन की, क्योंकि जो सेंटर्स भी हैं जो डील कर रहे हैं इससे, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ गाइडलाइंस। बट और ये कहना कि खाली ओवर मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेस करूं कि आप खाली गेहूं छोड़ दो और आपका इलाज हो जाएगा, ये वो कहना है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मीट छोड़ दीजिए तो आप हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपकी डाइट में खाली जंक वेजिटेरियन है, जैसे आपका अगर आपने समोसे खा लिए, पराठे खा ली, पूरी खा ली और आपका जी मैं हेल्दी हूँ, नहीं, तो आप उसको ओवरऑल डाइट भी हेल्दी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉट ओनली ग्लूटेन, सम अदर ग्रेन्स एंड अदर सपोर्टिव हेल्थ, जैसे गट हेल्थ है, उसको साथ में करना है टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। और अगर जिसके लक्षण नहीं है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, दे आर फाइन। अगर कोई एट रिस्क है उनकी फैमिली में जिसको थायराइड या ऑटो इम्यूनिटी है, तब ज़रूर उस पर जल्दी गौर करें। खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो अपने बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को आगे जाके मतलब दे कैन सेव देमसेल्व्स एंड द ऑफस्प्रिंग इफ़ देर आर अर्ली साइंस एट दैट स्टेज। डायबिटीज़ हो गई जेस्टेशनल, या कुछ बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, या सिकनेस ही लंबी चली जा रही है, या वेट बॉडी का बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा, तो ग्रोथ रिटार्डेशन इन चीज़ों में भी इसका डाउट आता है और इसको फॉलो अप करना चाहिए। सो आई वुड से जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मस्ती से रहे, उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज़ ऑल राइट एंड दे कैन कंटिन्यू, बट वेर एवर देर इज़ some kind of a chronic symptom or a chronic disease or a disorder, it should be looked at. क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि गेहूं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, कि गेहूं से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गेहूं के अलावा भी कोई और अनाज है जो कल्प्रिट हो सकता है? हाँ, सो आई वुड से कल्प्रिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो लीकी गाट ग्लूटेन से ही होती है। गेहूं में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, जिसकी वजह से ये सब होता है। और कुछ अब ऐसे भी चीज़ें विच आर नॉट ग्लूटेन, विच इज़ नॉट द प्रोटीन पार्ट, आर बीइंग इम्प्लिकेटेड। सो जैसे लेक्टिन्स हैं और व्हीट जर्म एग्लूटिनिन है, और ये सब देयर आर न्यू एरियाज़ ऑफ रिसर्च। तो ये एक अपने आप में है, लेकिन इसके साथ इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस रिएक्टिविटी, जिससे कुछ और अनाज जिनमें ग्लूटेन नहीं भी है वो भी ऐसा बिहेवियर करते हैं इम्यून सिस्टम के लिए, तो फिर बॉडी में रिएक्शन वही होता है। जैसे कॉर्न हो गया, ओट्स हो गए, जो अपने आप में बड़े अच्छे अनाज हैं, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है फिर उनको नहीं सूट करते। मक्की है, कॉर्न मैंने बोला, ओट्स हैं, सोया है, कई लोगों को कुट्टू नहीं सूट करता। तो ऐसे करके कुछ और अनाज हैं जो फिर इससे जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से। और जैसे आपका मिल्क प्रोटीन, तो अनाज की बात करी इसलिए मैं अनाज तक सीमित रख रही हूँ, लेकिन मिल्क प्रोटीन भी जो है इन लोगों में, क्योंकि मिल्क प्रोटीन भी लार्ज प्रोटीन होता है, तो वो जो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होता तो उसकी सेंसिटिविटी बन जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस अलग है और मिल्क इंटॉलरेंस अलग है, तो वो मिल्क प्रोटीन इज़ डिफरेंट। सो बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस तो एक ऐसे डिस्कम्फर्ट वाली बात है, कोई भयानक बीमारी नहीं बनाता। तो इट्स जस्ट पेट फूल गया और अगले दिन आपका ठीक हो गया, कोई ऐसी डैमेज नहीं करता। लैक्टोज़ का मतलब जो मिल्क की शुगर है, लेकिन मिल्क प्रोटीन जो है वो गेहूं की प्रोटीन की तरह ही बिहेव करता है। मैम, इसमें जो आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि किसी को प्रॉब्लम है, वो अपनी डाइट से गेहूं को हटा देता है, तो क्या फिर ये लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ता है, या कुछ चांसेस होते हैं कि आगे जाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करके कुछ चीज़ें इसमें से रिवर्स भी कर सकते हैं? जहाँ पे मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, देखो सीलियाक डिजीज़ में तो लाइफ लॉन्ग है अनक्वेश्चन, एंड नॉन सीलियाक में जो वहाँ पे सिम्टम्स और जो आपकी डिजीज़ बन चुकी हैं उनमें तो करना ही करना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। बट अगर बहुत नेसेंट, बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस हैं, जल्दी पकड़ में आ गई है और वो बच्चा है, तो अगर उनकी हम अंतड़ियाँ हील कर दें 6 महीने 1 साल में, फिर उनको रीइंट्रोड्यूस करें और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो इनफ्रीक्वेंटली वो खा सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंट बात क्योंकि है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि जिनको ग्लूटेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो नॉर्मली उनको सैलेड्स भी जो है वो सूट नहीं करते हैं, हाँ। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। ये अच्छा कहा आपने, क्योंकि जिनका हाजमा बिगड़ा होता है वो कच्ची चीज़ें ज़्यादा नहीं खा पाते, तो सैलेड्स ना भी खाएं तो फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं ना, मतलब खुमानी खाएं, प्रून्स खाएं, खजूर खाएं, किशमिश खाएं, मनक्का खाएं, ये सब चीज़ें आयरन से भरी पड़ी हैं। फ्रेश फ्रूट्स हैं, आंवला खाएं, तो अपना अच्छा च्यवनप्राश खाएं, गोंद के लड्डू खाएं,
बिना गेहूँ वाले, तो मतलब गेहूँ का तो मतलब सूजी या वगैरह सब हटना होता है। तो अच्छे से आप अगर आप खाएँगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन शुरू-शुरू में देने पड़ते हैं बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ख़ासकर विटामिन डी, क्योंकि वो अंतड़ियों का जो एक लीकी गट की मैंने बात करी थी, तो उनको जोड़ने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही, और मैम ने जितना वक्त हमें दिया हमारे दर्शकों के साथ आपके साथ जुड़ी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम।